प्रांगण में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस पुस्तकालय में सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से आयोजित पुस्तक चर्चा दास्ताने हेमलता, इस पुस्तक चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबसे जो भी यहाँ भ्रमण कर रहे हैं या खरीदारी कर रहे हैं, आप सभी साहित्य प्रेमियों से आग्रह है कि आप आएं और इस सत्र का आनंद लें। यहाँ पर हेमलता जी जो बड़ी ही लोक प्रसिद्ध और विश्व प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं, ले तो आयो हमें सपनों की गाँव में की बात हो या कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया की बात हो या आँखियों के झरोखे से इत्यादि की बात हो, जिन्होंने गाया, उन पर उनकी जीवनी को लिखा है डॉक्टर अरविंद यादव जी ने। डॉक्टर अरविंद यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनके विषय में बताऊं कि आप जीवनीकार के रूप में ख्याति प्राप्त हैं और आप हिंदी मिलाप, आज तक, IVN 7 इत्यादि अनेक चैनलों में आपने पत्रकारिता की है। आप इस समय भी अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। साथ में अभी इनकी एक और पुस्तक, बड़ी चर्चित पुस्तक आने वाली है, वह भी जीवनी ही है, दलाई लामा जी पर। सर, अनाधिकार में घोषणा भी कर दे रहा हूँ, उस पर तैयारी चल रही है। मैं सबसे पहले मंच पर दास्ताने हेमलता के लेखक, जीवनीकार आदरणीय डॉक्टर अरविंद यादव जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर उपस्थित हों। बहुत बहुत स्वागत सर। दास्ताने हेमलता के लेखक अरविंद यादव जी से जो वार्ता करेंगे, बैठे सर विराजे, जो वार्ता करेंगे डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल जी। डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल जी दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। हिंदी में गज़लें लिखते हैं, गज़लों की कई किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आज भी यह एक अवसर है, वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैं आदरणीय डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल जी से आग्रह करता हूं कि सर, रवि जी ये दे दीजिए। मैं आपसे बधाई हो सकता हूँ। और यह सत्र आप दोनों के सुपुर्द करता हूँ। सर आगे बढ़ाएं, चर्चा शुरू करें। पुनः आप दोनों का स्वागत। यह सुंदर आयोजन पुस्तकायन साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया गया है और इस आयोजन के माध्यम से हम सभी पुस्तक संस्कृति से जुड़ रहे हैं। वह पुस्तक संस्कृति जिसकी साधना वाल्मीकि ने की, व्यास ने किया और न जाने कितने लोग उस परंपरा में जुड़ते चले गए। हम सब भी कहीं ना कहीं उसी पुस्तक संस्कृति के अंग हैं। एक बार पुनः साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस पुस्तकायन में आप सबका स्वागत है और विशेष रूप से इस पुस्तक संस्कृति में अपना योगदान देने वाले हमारे साथ व्यास परंपरा ही मैं कहूँगा, व्यास गद्दी पर कहूँगा, बैठे हुए हैं डॉक्टर अरविंद यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी अभिनंदन और स्वागत। मित्रों, यह एक सौभाग्य का विषय है हम सबके लिए, जब हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, हम सबके भीतर है। कहते हैं हमारी धड़कनें हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, कुछ भी हो, वह सभी संगीतमय है, संगीत से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में अगर किसी संगीतकार पर कोई पुस्तक आए तो उसे पढ़ते हुए हम संगीतकार भी हो जाते हैं, हम और अधिक संगीतमय होने लगते हैं। यह एक
कठिन काम है किसी संगीतकार के बारे में लिखना, क्योंकि लेखक अपने परिवेश से बहुत कुछ लेता है। बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, उन पर भी सामान्य रूप से कई चीज़ें लिख दी जाती हैं, हमें मिल जाती हैं, लेकिन हमारे आसपास सब कुछ संगीत है। उस संगीत को रचने वाला कौन है, उसकी परख, उसकी पहचान अगर हम कर सकें तो सच में कुछ हम योगदान दे रहे होते हैं। ऐसा ही योगदान दिया है हम सबको हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर अरविंद यादव जी ने। आपकी पुस्तक दास्ताने हेमलता, जो कि सर्वभाषा ट्रस्ट, सर्वभाषा प्रकाशन से आई है, इसी वर्ष 2024 में दास्ताने हेमलता, अभी जैसा संकेत दिया, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति में सहयोग कर रहे आदरणीय केशव मोहन पांडे जी ने अखियों के झरोखे से कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, नदिया के पार। किसको ध्यान में नहीं आ जाता है तुरंत वो परिवेश, वो सुर, वो गीत के बोल और सारा कुछ, कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया। उन सबको गाने वाला कौन था, उनको अमर बनाने वाला कौन है? मित्रों, हेमलता, दास्ताने हेमलता, कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया। किन परिस्थितियों में, किन चुनौतियों के साथ, आपको जानकर आश्चर्य होगा जब डॉक्टर अरविंद यादव जी उस पल को आपके साथ साझा करेंगे जब हेमलता जी ने कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया गाया। कौन सी चुनौतियां थी, किन पलों में उस गीत को उन्होंने गुनगुनाया, गाया और अमर बनाया। आप जब उसे सुनेंगे तो आपको लगेगा, जो हमारे संगीत को जानने वाले बैठे हैं, एक राग होता है मालकोस, आप गा दें तो पत्थर भी पिघल जाए। ऐसे करुण स्वरों के निर्माता, ऐसे करुण स्वरों को इसमें संजोने वाले हमारे साथ डॉक्टर अरविंद यादव जी बैठे हैं। डॉक्टर अरविंद यादव जी का दास्ताने हेमलता, ये जो परिचय मैं बता रहा हूं, इतना लंबा परिचय हो गया, और हम अगर परिचय देना शुरू करें तो और भी आगे परिचय चला जाएगा, क्योंकि आपने आधा दर्जन से ज़्यादा जीवनियाँ लिखी हैं। हम कविता, कहानी और साहित्य की अनेक विधाओं से जुड़े होते हैं, वो हमारे अंदर गूंजते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन जब हम जीवनी में उतरते हैं, जब हम जीवनियाँ पढ़ते हैं, तो हमें जिंदगी भर, जीवन भर वो हमें प्रेरित करते रहते हैं। क्योंकि अरस्तु ने कहा था, थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, तिगुना यथार्थ से दूर हो जाता है साहित्य, जिसे हम अपनी भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति में रचनात्मकता कहते हैं। लेकिन जीवनी सीधे आप उस व्यक्ति, उस शख्सियत, उस व्यक्तित्व में उतरते हैं, और थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी नहीं होता है। आप वहाँ तक किन परिस्थितियों में कैसे उतरते हैं, ये निश्चित रूप से कठिन होता है। डॉक्टर अरविंद यादव जी हमारे साथ बैठे हैं। मैं सीधा सवाल आपसे करता हूँ, बहुत अधिक और बात करते हुए, बहुत अधिक और बात ना करते हुए, जो 6 जीवनियाँ या उससे ज़्यादा जीवनियाँ हैं आपकी, हम लोग हेमलता तक जी तक चलेंगे, लेकिन कैसे वो जीवनियों की तरफ मुड़े, क्योंकि आपके कहानी संग्रह भी हैं, और भी विशेष रूप से पत्रकारिता में आपने अंतिम जन, जो दरिद्र नारायण है, जो अंतिम जन है गांधी जी का, वहाँ तक पहुँचने को अपना उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके आपने पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन आपकी जीवनियाँ हैं, आपने साहित्य में इतना बड़ा काम किया है। हम पूछना चाहेंगे, आपके जीवनी यात्रा, एक जीवनीकार के रूप में जो आपकी यात्रा है, आपने कैसे इतनी जीवनियाँ लिखी और कैसे उन शख्सियतों तक पहुँचे जिन तक हमारी रुचि तो बनती है, लेकिन हमारे पास सामग्री उपलब्ध नहीं है। आदरणीय डॉक्टर अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं साहित्य अकादमी और सर्वभाषा ट्रस्ट को हृदय से धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और यह मौका मुझे दिया। यहाँ पर जितने भी साहित्यकार हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। साहित्य प्रेमियों,
यात्रा बहुत दिलचस्प है। मैं आज से करीब 25-26 साल पहले पत्रकार बना। 1996 में मैं हिंदी मिलाप से जुड़ा। उस समय मेरी उम्र महज 19 साल की थी और मुझे लगा कि मैं पत्रकार बनकर समाज को कुछ दे सकता हूँ, कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ। किसी ने मुझे प्रेरित नहीं किया, किसी ने मुझे रास्ता नहीं दिखाया कि पत्रकार कैसे बना जा सकता है। उन दिनों दक्षिण से एक आज भी बहुत लोकप्रिय अखबार निकलता है, हैदराबाद से प्रकाशित होता है, हिंदी मिलाप। तो मैं हिंदी मिलाप से जुड़ा, वहाँ पर मैंने 6 साल काम किया और उसके आगे मुझे 2002 में आज तक से जुड़ने का मौका मिला। आज तक ने ही मुझे टीवी पत्रकार बनाया और जो मेरी लेखन शैली है उस पर आपको आज तक की छाप ज़रूर दिखाई देगी। आज तक में कई गुरु मिले जिन्होंने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया और वो आज भी मुझे सिखा रहे हैं। इसके बाद आगे IBN 7 के लिए काम किया और पत्रकारिता जीवन जो है इसी तरह आगे बढ़ता रहा और मेरे लिए ये अच्छी बात रही कि महज 32 साल की उम्र में मैं एक खबरिया चैनल का कार्यकारी संपादक बना। साल 2008 में मैं साक्षी से जुड़ा, जो कि एक तेलुगु चैनल है, वहाँ पर कार्यकारी संपादक बना। उसके बाद फिर TV9 से जुड़ा, वहाँ पर मैंने काफ़ी समय तक काम किया। 2015 में मैं योर स्टोरी से जुड़ा। ये बैंगलोर से चलती एक मीडिया संस्था है, मीडिया स्टार्टअप है। योर स्टोरी की खास बात यह है कि योर स्टोरी में ऐसी कहानियाँ लिखी जाती हैं जो कि मीडिया की मुख्य धारा में न छपती हैं न दिखाई जाती हैं और ज़्यादातर कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि कामयाबी की कहानियाँ होती हैं, जिनको मुख्य धारा के अखबार नहीं छापते और न खबरिया चैनल जो है उसको दिखाते हैं। तो वहाँ पर जो काम करने का मेरा अनुभव रहा बहुत अच्छा रहा। श्रद्धा शर्मा जी हैं, उन्होंने इसको शुरू किया था और काफ़ी उसको आगे बढ़ाया है। तो मैं योर स्टोरी से जब जुड़ा तो उसका हिंदी संस्करण मैंने शुरू करने में शुरू किया और आगे चल के श्रद्धा जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने उसको 12 भारतीय भाषाओं में शुरू किया। तो उस समय मैं भी कहानियाँ लिखता था, लोगों से मिलता था, ऐसे लोगों की कहानियाँ जिनसे दूसरे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, बिना संघर्ष किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऐसा कोई व्यक्ति ही शायद आपको मिले जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर सकती हैं सकारात्मक तौर पर, वो कहानियाँ लिखने का मौका मिला। वहाँ पर काम करते समय मुझे एहसास हुआ कि अगर प्रेरणादायक कहानियाँ लिखी जाएं तो उसका लोगों पर असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो उनको प्रभावित करेंगी अच्छा और कुछ बड़ा काम करने के लिए। तो ये जो ख्याल है कि जीवनी लिखी जाए, कहानी को विस्तार दिया जाए, तब जाकर जो है मैंने ये निर्णय लिया कि मैं कहानी को सीमित नहीं रखूँगा। जो कामयाबी की कहानी है उसको कुछ शब्दों तक सीमित नहीं रखूँगा, उसको विस्तार दूंगा और विस्तार देने का एक बड़ा मौका जो है आपको जीवनी के रूप में मिलता है। तो वही काम मैंने किया। आपने जीवनी की विशेषताओं के बारे में बताया, मैं 2-3 बातें जोड़ना चाहूँगा। जीवनी साहित्य की सिर्फ एक विधा मात्र नहीं है, ये इतिहास है। आने वाले दिनों में अगर आपको इतिहास समझना है तो उन लोगों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है जिन्होंने इतिहास रचा है। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, कला का हो सकता है, कृषि का हो सकता है, विज्ञान का हो सकता है, प्रौद्योगिकी का हो सकता है, पत्रकारिता का हो सकता है। तो बहुत जरूरी है इतिहास को समझने के लिए जीवनी को पढ़ा जाए। तो जीवनियाँ मदद करती हैं ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में। जैसे अभी हेमलता जी की जीवनी है, इसमें सिर्फ हमारी कहानी हेमलता जी तक ही सीमित नहीं रहती, इसमें कई और बड़े कलाकारों के बारे में भी रोचक जानकारियाँ मिलती हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा वेद मित्र भाई कि हेमलता जी के पिता बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान थे। अगर आप उनके बारे में इंटरनेट पर खोजें या जितना भी साहित्य शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है उसकी किताबें पढ़ने की कोशिश करें, आपको उनके बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलेगी, मुश्किल से 4-5 लाइनें मिलेंगी। लेकिन उनकी जो तपस्या है, उनकी जो साधना है, उनकी जो कामयाबी है, उनके कई शिष्य हैं। रविंद्र जैन स्वयं उनके शिष्य हैं, रविंद्र जैन ने उनसे सीखा है, पंडित जयचंद भट्ट जी से। गोपाल मलिक जो कि
बंगाल के बहुत बड़े संगीतकार हुए, वो भी पंडित जयचंद जी के शिष्य रहे। किराना घराने के नाम को उन्होंने काफ़ी रोशन किया। तो इस तरह से जीवनी अपने आप में इतिहास को आगे बढ़ाती है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनती है। तो मुझे लगा कि जो लोग हैं, जो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी कहानी पढ़कर लोगों में कुछ सद्विचार आए, उनके मन में भी कुछ अच्छे विचार जागें और उन्हें भी प्रेरणा मिले कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा करने की, कुछ हटकर करने की, जिससे समाज पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो उस मकसद से मैंने जीवनी लिखना शुरू किया। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मेरा ये मानना है कि अगर मेरी एक किताब से भी अगर एक व्यक्ति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो कोई अच्छा और बड़ा काम करता है, तो मैं ये मानूंगा कि मेरा किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्तित्व की जीवनी लिखने का जो प्रयास है वो सफल रहा है। निश्चित रूप से हम जीवनी नहीं लिख रहे होते हैं, इतिहास कहीं ना कहीं संजो रहे होते हैं अपना, और वह इतिहास जीवनी के माध्यम से। कथेतर साहित्य इसीलिए अरविंद जी महत्वपूर्ण है क्योंकि कथेतर साहित्य में एक दस्तावेजीकरण होता है, चाहे वो डायरी हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो जीवनी हो, आत्मकथा हो। सबसे बड़ी बात कि जब हम इस जीवनी से गुजरते हैं तो पाते हैं केवल सीधे हेमलता पर आप नहीं आते हैं। हेमलता जी का जो परिवेश है और उस परिवेश से बढ़ करके जो उनकी जड़ें हैं, वो जड़ें कहाँ पर हैं, और हेमलता जी जिस संगीत की ऊंचाइयों को छू रही हैं अनेक चुनौतियों के बावजूद, वो जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं, वो बीज कहाँ है। क्योंकि हेमलता, जिनको बेबी लता, लता मंगेशकर, एक अनेक अन्य उपनामों से जोड़ा गया जो लता मंगेशकर के समकक्ष उनको बनाती हैं, इन सबसे जुड़ते हुए वो कौन सा बीज है जो इतना बड़ा बरगद के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है। उस बीज तक भी जाते हैं हमारे जीवनीकार डॉक्टर अरविंद कुमार। और जो इन्होंने अभी संकेत में बोला, किराना घराना, जयशंकर भट्ट जी जो उनके पिता रहे, इस प्रकार से कई बातें आई। क्या मैं सही हूँ? क्या यही कहीं आपके अवचेतन में था कि कहाँ से उनका परिवेश, कहाँ से उनके पिता, क्या उनका संगीत का घराना, क्या उनके संस्कार, कुछ इनके बारे में भी हमें बताते हुए ये बताएं कि उस समय जो उनके आसपास का संगीत का माहौल था, जो परिवेश था, जिस दौरान लता मंगेशकर इतना बड़ा पेड़ था जिसके नीचे सभी घास नुमा दिख सकते थे, उस समय कैसे हेमलता जी उस सांगीतिक परिदृश्य में अपने को स्थापित कर रही थी, और वो कैसे आपने इस पुस्तक दास्ताने हेमलता में दर्शाया है। उनके परिवेश, उनके उन जड़ों तक आप कैसे पहुंच रहे हैं और कैसे इसमें लिपिबद्ध कर रहे हैं आप, अरविंद जी? अगर बात हेमलता जी की कहानी की की जाए तो ये कहानी संघर्षों से भरी है। इस बात में दो राय नहीं कि जब वो फिल्मी दुनिया में आई, जब उन्होंने मुंबई में कदम रखा, तो स्वाभाविक तौर पर उस समय लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी का दबदबा था और हर कोई संगीतकार इन दोनों से ही अपने गाने गवा रहा था। इन दोनों के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन प्रतिभा की कमी नहीं थी और शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ था। पिता बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्हें लगा कि मुझे जो है अपना नाम बनाना चाहिए, गाना चाहिए। उन्हें लगा कि मैं काबिल हूँ, मैं भी अच्छे गाने गा सकती हूँ, मुझ में दम है, मेरी आवाज़ प्रभावशाली है। तो बात ऐसी थी कि पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जो है फिल्मों के लिए गाए। उन्होंने रोका, पंडित जयचंद भट्ट ने रोका हेमलता जी को कि बाहर मंच से गाएं या फिल्मों में गाएं। तो हालत ऐसी थी कि एक समय तो ऐसा भी आया जब हेमलता जी ने अपने पिता को धमकी दी कि अगर आपने मुझे गाने नहीं दिया तो मैं अपना जीवन खत्म कर लूँगी। तो इस तरह का दबाव बनाया अपने पिता पर कि उन्हें मजबूरन जो है मुंबई लाना पड़ा। और जब वो मुंबई आई तो उन्होंने अपनी आवाज़ से सभी को प्रभावित किया, नौशाद साहब को, रोशन साहब को, सी रामचंद्र जी को, सलील चौधरी जी को, और भी जितने भी बड़े संगीतकार थे उस ज़माने के, सभी ने जिस किसी ने इन्हें सुना वो बहुत प्रभावित हुए।
नौशाद जी से तो हेमलता जी का करार भी हुआ था, 5 साल का करार हुआ था। नौशाद जी ने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि मैं इनको 5 साल ट्रेनिंग दूंगा और आगे मैं इन्हें अपनी फिल्मों के लिए गवाऊंगा, लेकिन कुछ कारणों से वो करार से बाहर आई। तो चुनौतियां बहुत थी, बावजूद इसके वो आगे बढ़ी। और अगर मैं ज़्यादातर बातें कह नहीं सकता क्योंकि प्रकाशक जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। मैं चाहूँगा कि हेमलता जी ने किस तरह का संघर्ष किया, किस तरह से उस दौर में जहाँ पर लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी का राज था, उन सब के बीच में अपना नाम बनाया। जैसा कि वेद मित्र भाई ने कहा, जब वो छोटी थी, 7-8 साल की थी, तब वो लता मंगेशकर जी के गाने गाती थी, मन से गाती थी, अलग अलग जगह गाती थी। लोग उनको छोटी लता कहने लगे थे। आवाज़ जो है हूबहू लता मंगेशकर जैसी थी। आगे चलकर जब वो बॉम्बे आई और गाने लगी, तो लोगों ने उन्हें, कई संगीतकारों ने भी उन्हें कहना शुरू किया कि ये दूसरी लता हैं। लेकिन चुनौतियां कई सारी थी, गाने नहीं मिल रहे थे, लोगों की पहली पसंद लता जी बनी हुई थी और कई तरह की साजिशें भी हुई उस समय उनके खिलाफ, जिसका भी जिक्र आपको इस किताब में मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आप सब पढ़ें, ताकि जो है कहानी को मैं इस तरह से नहीं कह सकता क्योंकि प्रकाशक जो है वो कहेंगे कि लेखक जो है वो लगातार जो है किस्से जो किताब में है वो कहते जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि आप सब इस किताब को पढ़ें ताकि जानें किस तरह की साजिशें हुई उनके खिलाफ। फिर भी वो जितने मौके उनके हाथ आए उसका उन्होंने सदुपयोग किया और लता जी के होते हुए भी हेमलता एक अपना नाम अपने काम के जरिए बनाने में वो कामयाब रही। बिल्कुल, आपने कई बातें बताई कि पाठकों को क्यों पढ़ना चाहिए, लेकिन कौन से वो अंश हैं, रोचक अंश, चूँकि मैं गुजरा हूँ उनसे, हम सब आपके मुखारबिंद से ही सुनना चाहेंगे। कौन से वो अंश हैं जिनकी वजह से इस पुस्तक को पाठकों को पढ़ना चाहिए? कौन से वो अंश हैं, मार्मिक अंश हैं या काफ़ी रोमांचित कर देने वाले अंश हैं? धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। हकीकत तो यह है कि दास्ताने हेमलता में जिंदगी के हर रंग हैं, संघर्ष के हर रंग हैं और ये कहानी वाकई प्रेरणादायक है। कैसे आप संघर्षों को पार लगा सकते हैं, ये किताब आपको सिखाएगी। कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। कठिनाइयाँ कितनी आई क्यों ना हो, उनकी कई कामयाबियां हैं। एक बड़ी कामयाबी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हेमलता जी ने हर उस भाषा और बोली में गाया है जिस भाषा बोली में भारत में फिल्म बनी है। हेमलता जी ने 38 भाषाओं और बोलियों में करीब 5000 से ज़्यादा गीत गाए हैं। और एक बात जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वो बात इस मन से भी कहना चाहूँगा। उनके संघर्ष को समझने के लिए एक बात को मैं बार बार कहता हूँ, और फिल्म संगीत ही नहीं बल्कि संगीत की दुनिया में ये अपने आप में एक बेहद अनोखा रिकॉर्ड है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। कहीं पे हमको ना सुनने को मिलता है, ना पढ़ने को मिलता है, ना ऐसा कहीं प्रमाण कहीं हमें मिलता है। हेमलता जी जब गर्भवती थी, 9 महीने का शिशु उनके गर्भ में था, तब उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा एक महिला के लिए पेट में 9 महीने के शिशु को लेकर गाना रिकॉर्ड करना। डॉक्टर कलाकारों को, खास तौर पर गायिका कलाकारों को 3 महीने पर ही, गर्भ के 3 महीने पर ही गायन करने से, रियाज करने तक से रोक देते हैं। आप संगीत को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप खुद संगीतकार हैं भाई वेद मित्र जी। कितना चुनौती बड़ा हो सकता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह ये कि जो गाने उनको मिलते थे वो नहीं चाहती थी कि उनके हाथ से जाए, और वो इस गाने को उन्होंने रियाज किया था काफी समय तक। उन्हें लगता था कि वे इसके साथ इंसाफ कर पाएंगी। तो डिलीवरी की डेट निकल जाने के बाद भी उन्होंने गाना गाया, और वाकई वो गाना उन्होंने ऐसा गाया कि वो गाना एक तरह से अमर हो गया। आज भी वो गाना उतना ही लोकप्रिय है। जब फिल्म रिलीज हुई थी तब का, फिल्म थी नदिया के पार,
और गीत था कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया। तो मित्रों, ये तो एक आप इसको ट्रेलर समझें, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी इस किताब में हैं। मैं और एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्यों इस किताब को पढ़ना चाहिए। ये जीवनी, प्रामाणिक जीवनी है। इसमें जो भी घटना का वर्णन है वो पूरा प्रामाणिक है। स्वयं हेमलता जी ने लिखित रूप में ये घोषित किया है कि ये कहानी उनकी खुद की कहानी है, प्रामाणिक कहानी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी संगीत प्रेमी हैं, जितने भी साहित्य प्रेमी हैं, जो लोग फिल्मी इतिहास को समझना चाहते हैं, वो सभी इस किताब को पढ़ें। और मैं प्रतिक्रिया जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। आपने आप सबके साथ होते हुए इस बात को सोचा कि साहित्य अकादमी इतना बड़ा आयोजन कर रहा है। ये मंच यूं ही नहीं सुंदर लग रहा है क्योंकि भारत की सभी भाषाओं को लगभग ये मंच संजोए हुए है। इसलिए आपने संभवतः चर्चा की कि हेमलता जी ने 38 भाषाओं में गीतों को गाया, 38 भाषाओं में अपनी संगीत को प्रस्तुत किया। दूसरी बात सच में बहुत ही रोचक है कि एक महिला तक एक लेखक, एक जीवनीकार कैसे पहुंचता है, किन चुनौतियों के साथ उस अमर गीत को कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया हेमलता जी ने गाया, किन चुनौतियों के साथ एक महिला के रूप में। निश्चित रूप से इसमें एक नारी विमर्श को लेकर के, महिला के से जुड़े हुए चिंतन को लेकर के भी हम पढ़ सकते हैं। आपने संगीतकार कहा, मुझे, मैं कोई संगीतकार नहीं, एक संगीत का विद्यार्थी ही हूँ। अभी आपसे चर्चा चली कि मैंने अपने कई समारोहों में कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया बांसुरी पे बजा करके तालियां बटोरी है और उसी गीत को बजा देता हूँ, लोक से जुड़ा हुआ गीत। आप रोमांचित हो उठे, कहा चलो कहीं से बंसी ढूंढ के लाते हैं और जब इसकी चर्चा आएगी तो आप बांसुरी पर कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया जरूर बजा दीजिएगा। तो मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ, ना मुरलीधर हूँ क्योंकि मुरली रखे नहीं हुआ हूँ, बस केवल मुरली बजाता हूँ। लेकिन जब हम किसी एक राग को गा देते हैं तो तालियां बज जाती हैं। हम एक कविता लिख देते हैं तो कोई एक सुर होता है। हम कोई कहानी लिख देते हैं तो उसमें कुछ और सुर जुड़ जाते हैं। हम कोई उपन्यास लिख देते हैं तो मैं कहता हूँ एक दो राग उसमें हम समाहित कर लेते हैं। वैसे राग की 3 जातियां हैं, 5 और 6 और संपूर्ण 7 सुर को लेकर के राग बनते हैं। लेकिन जब हम जीवनी लिख रहे हैं, तो जब मैं इस जीवनी से गुजर रहा था, दास्ताने हेमलता, तो मैं इसमें सच बताऊं, आपको एक पूरा संगीत का समारोह मिलेगा। इस जीवनी में संगीत के सभी राग, जो सभी जातियों से, ओडो ओडो, ओडो साडो, ओडो संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, जो 3 प्रमुख जातियां हैं, भैरवी भी मिलेगी इसमें जहां मर्दाना राग है। कैसे आपने संकेत दिया, किस प्रकार से पिता ने एक क्षेत्र में जाने से रोका, एक प्रकार से धमकी था, किस प्रकार से असहज कर देने वाली परिस्थितियां आती हैं, तो दरबारी और भैरव को कहते हैं मर्दाना राग है। आपको मालकोस की चर्चा की, कितना करुण है ये। मालकोस जैसा ही एक प्रसंग है कि 9 महीने का गर्भ, समवन इज इन फैमिली, और वो फैमिली वे, और वो किस प्रकार से कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया के सुर सजाती हैं। एक मालकोस है। मैं जानना चाहूँगा, जब दरबारी और भैरव उस मर्दाने रागों की चर्चा होती है, किस प्रकार से असहज कर देने वाले जो विषय आए हैं, जो प्रसंग आए हैं, रविंद्र जैन से जुड़ते हुए, उनके दाम्पत्य जीवन से जुड़ते हुए। और आपने ये भी बता दिया कि आदरणीय हेमलता जी ने इसको प्रामाणिक जीवन कहा है। आज बाजार में इतनी जीवनियाँ आ रही हैं कि उनसे जुड़े हुए रिश्तेदार, सगे संबंधी कह देते नहीं नहीं ये प्रामाणिक नहीं है, इसको मैं नहीं मानता हूँ, इसको मत पढ़िएगा। ऐसे समय में हेमलता जी ने इस जीवनी को प्रामाणिक कहा है, जिसमें उनके दाम्पत्य जीवन से जुड़े विषय आए हैं, उनके परिवेश में जो पुरुष समाज आया है उससे जुड़े हुए विषय आए हैं। क्या वो हेमलता जी को असहज नहीं कर रहे होंगे? वो विषय कैसे आपने लिपिबद्ध किया है, उन विषयों पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हुए। किसी भी जीवनीकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो जो बातों को, जिन बातों को अपनी किताब में लाते हैं, उसको प्रामाणिक साबित करना होता है। तो कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जो बिल्कुल
हेमलता जी को बहुत असहज करती हैं। जीवन में उनके कई चुनौतियां रहीं, जैसे शादी के कुछ दिनों बाद पति ने उन्हें छोड़ दिया, कोई कारण भी नहीं बताया। तो उस समय उनकी मनस्थिति कैसी थी, इस बात का जिक्र इस किताब में आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर क्या चुनौतियां रहीं, आप समझ सकते हैं। एक महिला की शादी हुई है, उसके हाथ में लगी मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं पड़ा है, पति ने छोड़ दिया। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही असहज करेगी किसी को भी, बहुत ही असहज करेगी किसी को भी। संबंधों को लेकर जब आरोप लगते हैं तो किसी भी महिला, कोई भी महिला हो, उसे पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसे पीड़ा हो रही है वो, उसको एहसास होता है कि पीड़ा कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है। हम तो बस सुन सकते हैं और एक अंदाजा लगा सकते हैं। कल्पना करिए, जिसको एक महिला अपना भाई मानती है, जो गुरु भाई है, उसको लेकर गलत गलत बातें जो हैं बाजार में फैलाई जा रही हैं, तब उसको उन्होंने कैसे झेला होगा। तो ये कौन सी बातें हैं, ये कौन व्यक्ति हैं, ये कौन शख्सियत हैं, ये कौन गुरु भाई हैं, इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को जानने के लिए आपको जीवनी पढ़नी होगी। और आप पढ़िए, एक तरह से मेरा दावा समझिए, एक नहीं कईयों ऐसे किस्से हैं जो कि हेमलता के पिता को भी नहीं पता थे, हेमलता जी के पति को भी नहीं पता थे, और मैं ये दावा भी कर रहा हूं कि उनके बेटे को भी कई ऐसे किस्से हैं जो कि पता नहीं है, जो कि इस किताब में आए हैं। ये बात खुद हेमलता जी भी कहती हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि पब्लिक डोमेन में लोगों के बीच कभी नहीं आई। उनके जीवन से जुड़ी कई रोचक बातें, कई घटनाएं दास्तान हेमलता के जरिए साहित्य प्रेमियों के बीच, संगीत प्रेमियों के बीच आ रही हैं। और एक और बात आपकी इजाज़त से मैं कहना चाहूँगा वेद भाई, संगीत के मामले में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मिलाप ने मुझे पत्रकार बनाया, मिलाप की वजह से ही मैं पत्रकार बना, और 19 साल की उम्र में पत्रकार बना और पत्रकारिता जीवन शुरू हुआ। 6 साल मैंने मिलाप के लिए काम किया। सारी स्मृतियां मधुर हैं, और उन 6 साल के दौरान मुझे संगीत के बहुत ही नामचीन कलाकारों से मिलने का मौका मिला। मिलने का मतलब ये नहीं कि नमस्कार हुआ, हाय हेलो हुआ, उनसे लंबी चौड़ी बातचीत करने का मौका मिला। जिन बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलने का मौका मिला, उनमें लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, महेंद्र कपूर साहब, पंडित जसराज, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित विश्वमोहन भट्ट, डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णा, कविता कृष्णमूर्ति, रविंद्र जैन, ओपी नैयर साहब, संगीतकार रवि, ऐसे बहुत, पंडित विश्वमोहन भट्ट। तो इन सब का इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। और संगीत के चमत्कार से साक्षात्कार, ये आपके सारे साक्षात्कारों की वो पुस्तक है जो आप चर्चा कर रहे हैं। जी जारी रखिए। बिल्कुल सही। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अनुभव थे, बहुत लोगों को आश्चर्य होता होगा कि कैसे इन्होंने अरविंद को समय दिया। उस समय मेरी उम्र 21-20 साल की थी। 21-20 साल के पत्रकार को लता जी समय दे रही हैं सवाल करने का, और 21-22 साल का युवक लता जी से सवाल कर रहा है संगीत पर, और वो बैठकर आराम से सारे प्रश्नों का जवाब दे रही हैं। यही आशा भोसले जी के साथ हुआ, यही पंडित जसराज जी के साथ हुआ, यही हरिप्रसाद चौरसिया के जी के साथ हुआ। तो वो जो अनुभव थे वो बहुत मधुर अनुभव। इन साक्षात्कारों की वजह से मेरी खूब सराहना हुई, बहुत तारीफ हुई। लता जी का इंटरव्यू पहले पन्ने पर छपा, आशा भोसले जी का इंटरव्यू आधा पन्ने से ज़्यादा जगह पर छपा। तो इस तरह से तो संगीत से जुड़ने का जो प्रभाव रहा, वही आज आपको दास्ताने हेमलता के रूप में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी कलाकार की जीवनी लिखने की नींव जो है पत्रकारिता जीवन की शुरुआत में ही पड़ गई थी। और
आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छा लिखा जाए, ताकि जो है लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरी एक किताब से एक व्यक्ति का जीवन भी सुधरता है, वो सकारात्मक प्रतिक्रिया मुझे उनके जीवन में दिखाई देती है, तो मैं उसे सार्थक समझूंगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो कहानी हर एक की होती है, कहानी आपकी है, कहानी मेरी है, कहानी इनकी है, कहानी उनकी है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। आम लोगों की जो जिंदगी है उसमें जो ज़्यादातर बातें होती हैं वो आम होती हैं। जिन लोगों की कहानी में, जिन लोगों के जीवन में बात खास होती है, उस पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान जाता है और वो जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो उनको खास बनाती हैं, हमसे जुदा करती हैं। हम आम रह जाते हैं और वो खास हो जाते हैं। और जो लोग खास में भी खास होते हैं, बेहद खास होते हैं, खासम खास होते हैं, उनके जीवन के बारे में जानने की जो इच्छा है लोगों में प्रबल होती है, आम लोगों में बहुत प्रबल होती है। वो जानना चाहते हैं कि आदमी आखिर कामयाब कैसे हुआ, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, कला हो, कृषि हो, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, पत्रकारिता हो, कोई भी क्षेत्र हो। जब एक आदमी कामयाब हो जाता है, आम से खास हो जाता है, तो सभी लोगों की दिलचस्पी इसमें होती है कि वो ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको लेकर वो आगे बढ़ा या बढ़ी, तो कौन से ऐसे गुण हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं। तो ये जो खास लोगों के बारे में जानने की जो दिलचस्पी है, वो मुझे लगता है उन जो आम लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं शख्सियतों को लेकर, कामयाब लोगों को लेकर, उन सवालों का जवाब जीवनी देती है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जीवनी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिस पर अभी बहुत काम होना बाकी है। ऐसे बहुत शख्सियतें हैं जिनके साथ जीवनी के साथ न्याय होना बाकी है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही काम करूं और अपने इस काम को आगे बढ़ाऊं। हमारा समय पूरा होने वाला है, लेकिन जल्दी जल्दी 2-3 सवाल और मैं लेता हूँ। हेमलता जी से जुड़ा हुआ एक सवाल और एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ शायद। संगीत अध्यात्म से जुड़ा होता है, निश्चित रूप से स्पंदित करता है संगीत हम सबको। चमत्कार की बात कहाँ से आ जाती है, लेकिन कोई ना कोई चमत्कार होता है। वह प्रसंग आप बता ही दो कि कौन सा चमत्कार हुआ था जब वो बहुत हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही थी, और उस दौरान कैसे उनको कौन मिला और कैसे उनके संगीत की ऊंचाइयों पर वो पहुंच गए। कैसे एक चमत्कार होता है, और संगीतज्ञ के जीवन में हमें कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। यही अध्यात्म है, यही चमत्कार है। कृपया उस प्रसंग को बता ही दें आप। वेद भाई, अगर प्रकाशक महोदय अनुमति दें तो मैं वो किस्सा सुनाऊंगा। देखिए, एक बेहद दिलचस्प किस्सा है, मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं, उसको विस्तार से जानने के लिए आप दास्ताने हेमलता पढ़िए। पति ने छोड़ दिया था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, शादी के कुछ ही दिनों बाद छोड़ दिया था। दुर्घटनावश कहें या किसी और कारण से पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी। पंडित जयचंद के बद में अंधियारा छा गया था, वो देख नहीं पा रहे थे। हेमलता के 3 छोटे भाई थे, एक तरह से सारा परिवार उसको चलाने की जिम्मेदारी इन पर आ गई। तो आप कल्पना कर सकते हैं, एक युवती के कंधे पर पूरे परिवार को चलाने का बोझ है। 3 छोटे भाई हैं, पिता देख नहीं पा रहे हैं, माँ को घर परिवार संभालने का काम करना है, जिम्मेदारी के साथ निभाना है, वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, परंपराएं उनको बांधती हैं। तो संघर्ष, मुंबई नया शहर, अलग अलग साजिशें, अलग अलग तरह की चुनौतियां, इन सब के बीच बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो मन में उनके नकारात्मक ख्याल आते हैं, स्वाभाविक है, हर किसी के मन में उस स्थिति में आते ही हैं। एक दिन वो बंबई में बस स्टॉप पर खड़ी थी, बस पकड़कर अपने घर जाने के लिए, और यही सोच रही थी कि जिंदगी आगे बढ़ेगी कैसे, गुजारा कैसा होगा, क्या मुंबई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्या सारे सपने जो हैं चकनाचूर हो जाएंगे, क्या मैं आगे गा नहीं पाऊंगी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है
और कहता है, बाजी बहन, आपको मैं एक जगह लेके चलना चाहता हूँ, एक शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ, आप उनसे मिलिए, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। मुंबई इतना बड़ा शहर, आज नहीं पहले भी लोग जो है एक दूसरे पर कम ही विश्वास करते हैं और अनजान व्यक्ति पर तो विश्वास करने से आपको मना किया जाता है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उस शख्स के साथ कहीं जाना है या नहीं जाना है, लेकिन हालत इतनी खराब है। आशा की एक किरण दिखाई दी, लगा कि अगर भला हो जाता है इस शख्स के साथ कहीं जाने में तो अच्छा ही है, घर जाने पर तो कुछ है नहीं, रोना धोना ही है। तो उस शख्स के साथ जाती है। वो शख्स उन्हें एक बहुत प्रभावशाली कहें या आध्यात्म से जुड़े व्यक्ति कहें, उनके पास ले जाती है। अब वो घटना क्या है इसका वर्णन आपको किताब मिलेगा, आपको पढ़ना चाहिए। तो वो होता ऐसे है, वो उनको एक तरह से आशीर्वाद देते हैं। वो बाबा, वो जो उनका जो संवाद है बहुत छोटा है हेमलता जी का और उस आध्यात्म से जुड़े उस व्यक्तित्व का, वो आप पढ़िएगा जरूर। वो जो संवाद जो है बहुत दिलचस्प है। वो बस इतना कहते हैं, आप जो है तुरंत अपने घर जाइए। वो सीधे दौड़े दौड़े जो है अपने घर पहुंचती हैं, टैक्सी लेकर घर पहुंचती हैं क्योंकि बाबा का आदेश है। जब वो घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि महेंद्र कपूर साहब उनका इंतजार कर रहे हैं और महेंद्र कपूर साहब ढूंढते ढूंढते हेमलता के पास आए हुए हैं। वो उनको प्रस्ताव देते हैं या पेश करते हैं कि क्या वे उनके साथ वर्ल्ड टूर पर चलेंगी, कई देशों के टूर पर चलेंगी। और जिसके हाथ में 100 रुपए भी नहीं है, महेंद्र कपूर साहब उनके हाथ में 25,000 रुपए रखते हैं। उस समय की बात है। और एक दो देश नहीं, दर्जनों देश की यात्रा पर वो महेंद्र कपूर साहब के साथ जाती हैं। इस घटना के बाद से हेमलता जी ने जिस शख्सियत के बारे में मैंने आपको बताया है, वो उनको अपना आध्यात्मिक गुरु बना लेती हैं। और जब भी उनके जीवन में कोई भी कठिनाई आई हो, वो उनको याद करती थी। और वो उनका दावा है कि उनकी जो समस्या है, उनकी जो कठिनाई है, वो दूर होती है। तो स्वाभाविक है वेद भाई कि संगीत और आध्यात्म जुड़ा हुआ है। और संगीत को लेकर मैंने कई संगीतकारों से मुलाकात की है, तो एक सवाल मैं पूछता भी हूँ कि संगीत की क्या परिभाषा है। तो मोटा मोटा जो बात बाहर निकल के आई है वो ये है कि जो आप पर सकारात्मक प्रभाव छोड़े जो ध्वनि, वही संगीत है। और जो आप पर नकारात्मक प्रभाव डालता है वही शोर है, वही शराबा है, वही शोर शराबा है। जैसा हमने सुना, इस पुस्तक में मार्मिक प्रसंगों के माध्यम से कैसे प्रेरित करने वाला, जीवन में हताशा और निराशा का कोई स्थान नहीं है, इस बात को भी इस पुस्तक में अच्छे से बताया गया है। महेंद्र कपूर जी की बात की ही आपने, नौशाद जी ने क्या कहा है हेमलता जी के बारे में, पढ़ सकते हैं इस पुस्तक में। आर.डी. बर्मन और एस.डी. बर्मन किस तरीके से बातें करते हैं हेमलता जी के लिए, उनकी प्रतिभा को लेकर के, पढ़ सकते हैं इस पुस्तक में। एक अंतिम प्रश्न कर करके हम इस बात को खत्म करेंगे क्योंकि समय हो गया है। आप शहरे हैदराबाद से हैं, शहरे हैदराबाद में आप जन्मे पले बढ़े और आज साहित्य अकेडमी में बैठ करके हिंदी की जीवनियाँ लिख रहे हैं। सीधा सा सवाल, अगली पेशकश क्या होगी, अगली जीवनी क्या होगी, अगली बात क्या होगी हम सबके लिए? देखिए, कोशिश जारी है। इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि गुरुओं के मार्गदर्शन में लिखने का काम जारी रहेगा। आपने बहुत अच्छा मौका दिया मुझे। मेरे जितने भी गुरुजन हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। नाम लेने से बचूंगा क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। सभी को मैं एक बार फिर से अपने गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया और उसी का नतीजा ये है कि मैं आज साहित्य अकादमी के इस मंच से आप लोगों के सामने हूँ और वेद भाई के प्रश्नों का मैं जवाब दे पा रहा हूँ। और बहुत
कैसे कहूँ, बड़ी खुशी होती है, गर्व का अनुभव करता हूँ कि 14वें दलाई लामा जी पर लिखने का काम चालू है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही आप लोगों के बीच में दोबारा आऊँगा। जीवनी कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर उनके जीवन पर, उनके जीवन से जुड़ी दिलचस्प घटनाओं पर यह किताब होगी। और अच्छी बात यह है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला है और उन्होंने अनुमति दी है लिखने की, और कोशिश यही होगी कि अब तक मेरी जितनी किताबें आई हैं, जीवनियाँ आई हैं, सारी प्रामाणिक रही हैं और यह किताब भी प्रामाणिक घोषित की जाएगी। और एक बात, माता अमृतानंदमयी हैं, जिनको सभी लोग प्यार से अम्मा कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं और समाज सेवा का काम बड़े पैमाने पर कर रही हैं। उन्होंने भी मुझे अनुमति दी है उनकी जीवनी को हिंदी में लिखने की, तो काम जो है इन दोनों पर चल रहा है। आप लोगों का स्नेह, गुरुजनों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे तो अगले साल आपके हाथों में ये दोनों जीवनियाँ होंगी। बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। फिर से भाई आपका आपको धन्यवाद। आपका बहुत मैं बहुत आग्रह धन्यवाद। करूंगा हमारे साथ दास्ताने हेमलता के साथ शहरे हैदराबाद से एक हिंदी लेखक, एक हिंदी भाषी आदरणीय डॉक्टर अरविंद कुमार अरविंद यादव जी हैं। एक बार उनका तालियों से पुनः हम सब अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत सभी साहित्य धन्यवाद। प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केशव जी को आमंत्रित करूंगा कि अपनी बात रखें। हृदय से आभार। इस समय आप लोग बहुमूल्य समय देकर के और बहुत ही बृहद और बहुत ही गहरी जानकारी दिए श्रोताओं को। यह कार्यक्रम लाइव भी था, तो यहाँ जो उपस्थित हैं वे भी, जो सदेह नहीं हैं वे भी सुन रहे होंगे और उनका भी ज्ञानवर्धन हुआ होगा। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय डॉक्टर अरविंद यादव जी को, क्योंकि इनको अभी जाना भी एक विशेष काम से जाना है। कॉलेज से थके हुए आकर भी इतनी ऊर्जावान चर्चा की आपने आदरणीय डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल जी, हृदय से आभार आपका। और इसी के साथ मैं एक और आग्रह करता हूं कि आप भी और आदरणीय अजय शर्मा सर है, गज़ल संग्रह है आदरणीय डॉक्टर वेद आवरण का लोकार्पण भी आप सबके हाथों हो जाए। यह पुस्तक विश्व पुस्तक मेला में भाषा के स्टॉल पर रहेगी। आप लोगों का इजाज़त चाहूँगा। एक बार और बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी भी फोन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सर मैं आपसे ले लूँगा। बहुत अच्छा भाई, ठीक है। साथियों, एक दूसरा एक कार्यक्रम है, बस कुछ समय है हमारे पास।